अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में टॉपिक 28 तक कवर हो गए थे। आज हम टॉपिक 29 को स्टार्ट करेंगे। MTS 632 टॉपिक 29 में है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? कंटिन्यूटी होती है कि कोई भी चीज़ जो है वो मूव कर रही है विदाउट एनी ब्रेक, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई जंप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, जस्ट वो मूव कर रही है एक लाइन में। इसकी एग्जांपल में है जी, जैसे परिंदे मूव कर रहे होते हैं, वो भी एक लाइन में मूव कर रहे होते हैं, तो उनमें कोई भी ये मत उड़ रहे होते हैं जब वो, तो उनमें कोई भी किसी तरह का कोई जंप नहीं होता, तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी। ये जस्ट उन्होंने वैसे की एग्जाम्पल दी हुई है। फिर इसके बाद आती है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी होती है कि मीन्स उसमें किसी भी तरह का ब्रेक आ जाए अचानक से। जैसा कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी सिग्नल की वजह से कोई ब्रेक आ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट है जी कंटिन्यूटी। इफ स्मॉल चेंज इन इनपुट, अगर हम इनपुट में थोड़ी सी भी चेंज कर देते हैं, ब्रिंग अ स्मॉल चेंज इन आउटपुट, हम इनपुट चेंज करते हैं तो आउटपुट में भी चेंज आ जाता है, तो इसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है जी एक रिमार्क। रिमार्क में फंक्शन इज सेड टू बी A function is said to be continuous on set A if it is continuous at each point of A। ये एक रिमार्क है। रिमार्क्स मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये होते हैं ये आपके MCQs के लिए बहुत अहम होते हैं। तो एक फंक्शन को आप कब बोलते हैं कि वो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन को आप कब कहते हैं कि वो कंटिन्यूस है? कि अगर उस हर पॉइंट पर एक सेट ए पे अगर आपने बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उस सेट ए में जितने भी पॉइंट्स हैं उस हर पॉइंट पर उस फंक्शन को क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझेंगे। ये इसकी जो डेफिनेशन है, एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट इफ, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, अगर वो एग्जिस्ट करती है, अगर एफ ऑफ एक्स नॉट एग्जिस्ट करता है, और अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स ये किसके इक्वल है? एफ एक्स नॉट के इक्वल है। ये अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन कैसे से समझ आ जाएगी। ये आपने एफएससी में भी ये वाले एग्जांपल्स की होंगी कि जिसमें आपको कोई भी एक सेट गिवन होता था, आपने उस पर कंटिन्यूटी को चेक करना होता था, तो एक आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते थे, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते थे, और जो आपके पास एक एग्जैक्ट एक नंबर होता था आप उस फंक्शन में उसको पुट करते थे। अगर उन तीनों का आंसर सेम होता था देन आप लोग कहते थे कि ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस है। तो अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जिसमें है जी आपने बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। फंक्शन जो है वो एक्स के प्लस 1 है, अगर वो एक्स जो है वो लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, और अगर वो 0 है ग्रेटर, जो एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, देन उसका आंसर आएगा एक्स। चलो इसके सोल्व करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1, पहले हम एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम ले रहे हैं कि जब भी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा मतलब एक्स 1 के इक्वल होगा, तब उस फंक्शन क्या वैल्यू देता है हमें? फंक्शन किसके इक्वल है? एक्स के, क्योंकि हम लोग 1 वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 0 ही है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, एक्स जगह 1 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर में भी क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। अब आपने क्या चेक करना है? फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमने 1 के लिए ना फंक्शन को चेक करना है। नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन फंक्शन मूव फ्रॉम 0 to 1। अब देखिए ये हमने फंक्शन को 1 पे चेक कर लिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आपने चेक कर रही है जी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये आप लोग चेक किया करते थे जब आपने एफएससी में इंटीग्रेशन डेरिवेशन वाला चैप्टर पढ़ा था। इसमें आपने चेक करनी है कंटिन्यूटी 0 पे। जब फंक्शन लेफ्ट साइड से 0 से 1 की तरफ मूव करता है तब आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ छोटी सी माइनस के लिए लाइन लगाया करते थे, और यहाँ पे देखें 0 माइनस का क्या मतलब है कि यहाँ पे अब आपने क्या लेना है? फंक्शन क्या है? 0 से छोटा है, जो x की वैल्यू है वो 0 से कम है, तो हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेंगे और यहाँ पे आपने x की जगह 0 पुट करना है। 0 स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है जिसमें फंक्शन आपका राइट साइड से मूव करता है, और जब फंक्शन राइट साइड से मूव करते हैं तो यहाँ 0 के ऊपर छोटा सा प्लस लिखेंगे आप, और फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा। 0 प्लस का मतलब है कि फंक्शन आपका 0 से ग्रेटर, जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, और 0 माइनस का मतलब है कि x की जगह आपने जो 0 से कम लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन आपके पास x होता है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों इक्वल नहीं है इनके आंसर, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ऐसे आप लोग चेक करते हैं कि एक बार आपने 0 से लेस देन लेना है, x को 0 से लेस देन आप ये फंक्शन लेंगे, जब x को ग्रेटर देन 0 लेंगे देन आप ये फंक्शन लेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो वैल्यू आंसर सेम आ जाता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट है जी रिमार्क आपके पास, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन सेट ए। आप फंक्शन को कब बोलते हैं कि वो सेट ए पर कंटिन्यूअस है? अगर वो वाला जो फंक्शन है वो सेट ए के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो।
नेक्स्ट है जी कंटिन्यूटी अ रियल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। आप अब एक कंटिन्यूटी की एक और डेफिनेशन है रियल फंक्शन के लिए, लिमिट एक्स वाई है आपके पास, वो एक्स नॉट वाई नॉट को अप्रोच करता है तो इसमें यू एक्स वाई एग्जिस्ट करना चाहिए, यू एक्स नॉट वाई नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए, यू एक्स वाई, ठीक है, और यू जब आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं एक्स नॉट वाई नॉट वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और इन दोनों का जो आंसर है यू एक्स वाई एंड यू एक्स नॉट वाई नॉट ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये होती है कंटिन्यूटी रियल फंक्शन के लिए। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जी एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें जब वो जीरो के इक्वल नहीं होता है एक्स एंड वाई तब ये आंसर आएगा, जब एक्स एंड वाई दोनों जीरो के इक्वल होते हैं ये आंसर आता है। ये अब आप चेक करते हैं जी इन दोनों के आंसर अगर सेम हुए तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। चलो चेक करते हैं, जब एक्स एंड वाई दोनों जीरो के इक्वल नहीं है तब आपने क्या करना है, इसको आपने जीरो पुट किया तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे यू एक्स वाई क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जस्ट इतना सा चेंज आएगा जो अभी आपने डेफिनेशन लिखी ये पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है, बस अब आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जिक्र करना तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है हम जेड से शो करते हैं तो यहाँ पे जस्ट जेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट, एफ जेड नॉट एग्जिस्ट एंड लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नॉट, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ बस आपने कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जस्ट इतना सा चेंज आएगा अगर इसकी डेफिनेशन आपके पेपर में आ जाती है। नेक्स्ट है शो दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इज कंटिन्यूअस। इसमें आपने बताना है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ये आपके पास कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। इसके लिए आपने करना है लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, इसमें जो जेड का बार है वो जेड नॉट के बार के इक्वल होता है और एफ ऑफ जेड नॉट इज जेड नॉट का बार के इक्वल है। एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस हो, एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। फंक्शन एफ ऑफ जेड भी कब कंटिन्यूअस होगा, जब वो एफ ऑफ जेड के हर जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पर वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो। नेक्स्ट है जी लिमिट। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है ये भी आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, MTS 621, MTS 631, MTS 641, MTS 644 में भी आई थिंक ये डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन सिग्मा। ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपने लिखनी है और ये लिमिट की डेफिनेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आती है। तो जब भी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन जीरो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप ये चीज़ लिखेंगे कि एफ ऑफ जेड माइनस एल ये लेस देन क्या है, एप्सिलॉन नॉट के, तो ये चीज़। फिर लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड ये किसके इक्वल है, एफ जेड नॉट के, या लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड ये किसके इक्वल है, एल के। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये लिमिट की डेफिनेशन है और ये अक्सर पेपर में आती है। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 30। टॉपिक नंबर 30 में है सपोज दैट एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस। अब एफ एंड जी दो फंक्शन है आपके पास, एफ एंड जी दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। आपने बताना है द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट जेड नॉट, ये दोनों कंटिन्यूअस हैं। अब आपने वन बाय वन इनको प्रूव करना है कि अगर आप उन दोनों का प्लस लें, सम करें तो वो भी कंटिन्यूअस है या नहीं। आपको पता है कि फंक्शन एफ जो है वो भी कंटिन्यूअस है और जी भी क्या है, कंटिन्यूअस है एट जेड नॉट, दोनों पे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ प्लस जी जेड, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब आपने लिमिट को मतलब ब्रैकेट ओपन करना है और सेपरेट फंक्शन पे अप्लाई करना है, एफ पे भी और जेड पे भी, इस पे भी अप्लाई किया, इस पर भी अप्लाई किया। आपको पता है इसका आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ जेड नॉट, और इसका आंसर भी क्या आएगा, जी ऑफ जेड नॉट, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि दोनों जेड नॉट पे कंटिन्यूअस है। अब यहाँ से आप जेड नॉट को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा एफ प्लस जी। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो एफ प्लस जी है वो भी क्या कंटिन्यूअस है जेड नॉट पे। सेम इसी तरह आपने माइनस के लिए बताना है, डिफरेंस के लिए भी सेम इसी तरह आपने एफ माइनस जी लिखा, एफ माइनस जी जेड, जैसे आपने यहाँ पे एफ प्लस जी जेड लिखा। फिर उसी तरह यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आएगा, लिमिट अप्लाई की, लिमिट ब्रैकेट को ओपन किया, लिमिट को सेपरेट अप्लाई किया, यहाँ पे एफ जेड नॉट माइनस जी जेड नॉट आएगा, जेड नॉट को इसी तरह कॉमन लिया एफ माइनस जी, तो इसका मतलब एफ माइनस जी भी क्या है, कंटिन्यूअस है जेड नॉट पे, एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस है जेड नॉट पे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है अगर एफ ऑफ जेड आपके पास है जेड प्लस वन और जी ऑफ जेड है जेड स्केयर प्लस वन, तो एफ प्लस जी निकालें, एफ प्लस जी में एफ ये जेड प्लस वन होगा और प्लस क्या हो जाएगा जेड स्केयर, ये भी क्या है कंटिन्यूअस। आपने बताना है कि जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनका जब सम करेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा, इनका जब माइनस करेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा, उस तरह इनका प्रोडक्ट करेंगे एफ एंड जी जेड। उसी तरह आपने यहाँ पे लिखना लिमिट, यही चीज़ आपने जो एफ ऑफ जी की जगह ये हम लिख रहे हैं ना ये वाली, ठीक है, लिमिट एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड, यहाँ पे लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट आप दोनों लिखेंगे। उस तरह फिर आप सेपरेट लिमिट को अप्लाई करवाएंगे एफ पे भी, जेड पे भी, जी पे भी, सॉरी जैसे हम यहाँ पे करवा रहे हैं ना एफ पे भी और जी पे भी लिमिट को अप्लाई, उस तरह करवाने के बाद आप जेड को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखें
ये है एफ ऑफ जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा था, सिंपल बस आपने यहाँ से माइनस के साइन को ख़त्म कर देना है और फिर आप वहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ जेड नॉट जी ऑफ जेड नॉट, वहाँ से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी जेड नॉट। तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी भी जेड नॉट पे कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर उसी तरह आपने इसमें डिवीजन में लिखना है, ऊपर आपने क्या लिखना है एफ ऑफ जेड नॉट और नीचे भी क्या लिखना है जी ऑफ जेड नॉट, लिमिट को अप्लाई करवा देना है, ऊपर भी नीचे भी एफ ऑफ जी और यहाँ पे आप जेड नॉट को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एफ बाई जी भी क्या है जेड नॉट पे कंटिन्यूस है। ये चारों सेम है और ये चारों इंपॉर्टेंट भी है और तो आपको इसकी समझ आई होगी, बहुत ज़्यादा इजी है, ये फ्री के मार्क्स हैं अगर ये आपके पेपर में आ जाए तो। देखिए ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई, इस तरह आपने लिमिट को अप्लाई करना है, जेड नॉट को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एफ बाई जी, तो एफ बाई जी भी क्या है जेड नॉट पे कंटिन्यूस है। उसके बाद है शो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन बाय w इज इक्वल टू पी ऑफ जेड ए नॉट ए वन जी ए अप टू सो ऑन ए एंड जेड एंड इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट जेड नॉट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन फाइंड लिमिट। अब इसमें ना आपने एक लिमिट अप्लाई करनी है, ये चीज़ आपको गिवन है और जेड अप्रोच कर रहा है आयोटा को, जो जहाँ पर भी जेड आएगा वहाँ पर आपने क्या लिख देना है आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे -1 प्लस 1 ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है, -1 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर भी -1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -2 आयोटा प्लस 1। इसको सिंपली सॉल्व किया, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी ये देखें -1 से +1 कैंसिल, -2 आयोटा, ऊपर आएगा 1 ओवर नीचे -2 आयोटा, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -1/2 आयोटा। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल टॉपिक नंबर 31, एग्जाम्पल है जी लिमिट एफ ऑफ जेड के पास जेड स्क्वायर के इक्वल है ऑफ जी ऑफ जेड 1/z के इक्वल है, आपने बताना है जी ऑफ एफ ऑफ जेड। जी ऑफ एफ ऑफ जेड का मतलब है कि ये जो g वाला फंक्शन है उसमें आपने z की वैल्यू की जगह f ऑफ z की वैल्यू पुट करती है, ठीक है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसको कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं, ये है g ऑफ f ऑफ z। यहाँ पे पहले आपने जी, यहाँ पे जी है इसका मतलब जी वाला फंक्शन देखेंगे, उसमें ये जो z है इसकी जगह आपने ये एफ ऑफ जेड पुट करना है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू मीन जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/z स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू उन्होंने हमें 2 दी हुई है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट आपके पास एक रिमार्क है, कैलकुलेटिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ जेड इन 2 स्टेप। जब भी आपने जी ऑफ एफ ऑफ जेड को फाइंड आउट करना है आपने कैसे करना है, स्टेप 1 आपने एफ जो फंक्शन है उसको जेड पे अप्लाई करना है, फिर आपने जी फंक्शन को एफ ऑफ जेड पे अप्लाई करना है, ठीक है। पहले आप एफ को फंक्शन को अप्लाई करेंगे किस पे, जेड पे, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ जेड, फिर आप क्या करेंगे जी को अप्लाई करेंगे एफ ऑफ जेड पे, फिर वो हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ जेड। तो पहले जेड पे अप्लाई करके तो एफ ऑफ जेड बन जाएगा, फिर जी को एफ ऑफ जेड पे अप्लाई कर देंगे। ये 2 स्टेप होते हैं कंपोजिशन फंक्शन के। उसके बाद है जी थ्योरम, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट जेड नॉट एंड जी इज कंटिन्यूअस एंड एफ ऑफ जेड नॉट देन जी ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस। वो कह रहे हैं कि एफ जो है वो जेड नॉट पे कंटिन्यूअस है, मीन्स ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट, और जी वो है वो कंटिन्यूअस है एफ जेड नॉट पे, देन जी ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जेड नॉट। अब आपने बताना है जब आप इन दोनों का कंपोजिशन ले लेंगे एफ और जी का, मतलब जी में जो जेड की वैल्यू आएगी वहाँ आप जेड नॉट पुट करेंगे तो जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा जेड नॉट पे। ये भी आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चले स्टार्ट करते हैं। फंक्शन एफ जो है कंटिन्यूअस है जेड नॉट पे और जी जो है वो कंटिन्यूअस है एफ ऑफ जेड नॉट पे, ठीक है। आपने जी ऑफ एफ लेना है, वो एफ ऑफ जेड नॉट पे है, इसमें अब आप लेंगे एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, ये किसके इक्वल है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट के। ये आपने लिखा फंक्शन को किसके लिए, एफ के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जेड और जेड नॉट पे कंटिन्यूअस है। फिर अब आपने जी एफ ऑफ जेड के लिए लेना है क्योंकि कंपोजिशन फंक्शन है, तो अब आप एफ ऑफ जेड पे जी फंक्शन को अप्लाई कर देंगे, जी एफ ऑफ जेड माइनस जी एफ ऑफ जेड नॉट, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ हम जेड माइनस जेड नॉट लेस देन सिग्मा लेंगे और यहाँ पे एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन सिग्मा लेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा जी एफ ऑफ जेड माइनस जी एफ ऑफ जेड नॉट, ये लेस देन एप्सिलॉन नॉट और ये कंटिन्यूअस है किस पे, जेड नॉट पे। देखें पहले फंक्शन को एफ के लिए लिखा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, फिर आपने उस पर जी को अप्लाई करवा दिया जी एफ ऑफ जेड माइनस जी एफ ऑफ जेड नॉट, यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट होगा, यहाँ पे एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट होगा। इनको कंपेयर करेंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ जो है वो भी क्या है, जेड नॉट पे कंटिन्यूअस है। उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 32, उसमें है थ्योरम आपके पास। ये थ्योरम जस्ट इसको एमसीक्यूज के लिए एक नज़र देख लें, अदरवाइज इसका जो प्रूफ था वो काफ़ी लेंथी था और इसका लेंथी प्रूफ पेपर में नहीं आता। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस एंड नॉन जीरो एट पॉइंट जेड नॉट देन एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो थ्रू आउट सेम नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ठीक है। अगर आपके पास एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एंड नॉन जीरो एट पॉइंट जेड नॉट और वो नॉन जीरो है पॉइंट जेड नॉट पे, देन एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि वो नॉन जीरो है, देन सेम नेबरहुड ऑफ पॉइंट और वो अपने नेबरहुड के लिए भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर एक फंक्शन है वो
कंटिन्यूस है और वो नॉन जीरो है तो वो नेबरहुड के लिए भी क्या होगा, फंक्शन नॉन जीरो ही होगा। थ्योरम नंबर 2 है, इफ अ फंक्शन कंटिन्यूस इज नॉन जीरो एट z नॉट देन फंक्शन रिमेन नॉन जीरो। देखिए वही बात फिर से रिपीट हो रही है कि एक आपके पास फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन, वो नॉन जीरो है z नॉट पे, तो वो फंक्शन नॉन जीरो ही होगा जितने भी उस z नॉट के नेबरहुड में पॉइंट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है ये भी। एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड नॉट, आपके पास आपने फंक्शन लिया एफ ऑफ जेड, वो कंटिन्यूस एट जेड नॉट पे। देन आपने क्या लेना है जी, आपको पता है जब भी कंटिन्यूस फंक्शन की बात होती है हम उस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप लिखते हैं जेड माइनस जेड नॉट लेस देन सिग्मा। अब आपने यहाँ पे सपोज करना है कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो एफ जेड नॉट बाई 2 के इक्वल है, वो यहाँ पे हमने चीज़ पुट कर दी। अब आपने अभी लिया, आपने कॉन्ट्राडिक्शन ली कि जो आपके पास फंक्शन है वो जीरो के इक्वल है, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एफ जेड नॉट और ये लेस देन हो जाएगा एफ जेड नॉट बाई 2। अब देखिए एफ जेड नॉट ये एफ ये फंक्शन है, मीन्स आप इसके ले लेंगे 2 है, 2 क्या लेस देन इक्वल हो सकता है 2 से, 2 है वो लेस देन इक्वल हो सकता है 1/2 से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ कि एफ एफ जेड नॉट 2 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 लिख दिया और ये लेस देन, यहाँ पर भी 2 लिख दिया और नीचे है 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल और ये 2। क्या ये पॉसिबल है? ये तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो 2 है वो लेस देन हो 1 से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंक्शन है अगर वो नॉन जीरो है तो अब जितने भी उसके नेबरहुड में पॉइंट्स होंगे वहाँ पर भी फंक्शन नॉन जीरो ही होगा। हमने यहाँ पे जब जीरो लिया तो वो कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इजी थ्योरम है। नेक्स्ट है जी आपके पास, इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट अ रीजन आर, अगर आपके पास एक फंक्शन है वो पूरे रीजन में क्या है, कंटिन्यूअस है, डेट इट इज बोथ क्लोज एंड बाउंडेड, और अब क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर एम सच दैट, देखिए एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है, वो क्लोज भी है, वो बाउंडेड भी है, देन आप कह सकते हैं कि उसके लिए एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा ये वाला, एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एम फॉर ऑल पॉइंट जेड इन आर वेयर इक्वलिटी होल्ड्स एटलीस्ट वन सच जेड, ठीक है। तो आपने बस इस चीज़ को याद रखना है कि अगर एक फंक्शन जो है वो क्लोज है, वो बाउंडेड है, वो कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर ऐसा होगा। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। टॉपिक नंबर 33 में है रेसिप्रोकल फंक्शन, बहुत ज़्यादा इजी है। रेसिप्रोकल फंक्शन नेम से ही ज़्यादा है कि अगर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, ठीक है। 3 है इसका रेसिप्रोकल 1/3, अगर 3/4 है इसका रेसिप्रोकल 4/3, मतलब उसका उलट कर देना, इसको हम लोग कह देते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। अब आपके पास एक z है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/z, ठीक है। तो ये उसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। स्टार्ट करते हैं। इट इज अ रेशनल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन इज 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। याद रखिएगा कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं वो ऑन-टू भी होते हैं और वो 1-to-1 भी होते हैं। इट इज अप्लाइड ऑन एवरी पॉइंट ऑन z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने यहाँ पे एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू 0 के अलावा ये हर पॉइंट पे क्या होता है, अप्लाई कर सकते हैं हम इसको, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है। कितनी अच्छी बात उन्होंने की है कि आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं हर किसी का सिवाय 0 के, क्योंकि जब आप 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका ये एमसीक्यूज आ सकता है कि 0 के अलावा आप किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, और वो जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है वो 1 भी होता है और वो ऑन टू भी होता है। यहाँ पे आपका फंक्शन गिवन है जो 1/z, z आपको पता है आर ई की पावर आयोटा थीटा, पोलर में अगर हम इसको देखें तो इसके ये वाला इसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब आपने लेना है इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/r ई की पावर आयोटा थीटा। पावर आपको पता है जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाती है तो ये नेगेटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/r ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। यहाँ पे आपने अगर इसका मोड लेना है, मोड लेंगे तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, r का मोड आ जाएगा। फॉर 1/z यहाँ पे 1/r एक पावर आयोटा थीटा, यहाँ पर भी देखें 1/r का मोड लिया, एक पावर आयोटा थीटा इसका मोड लिया, तो ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1/r आ जाएगा। याद रखिएगा जब आप z का मोड लेते हैं तो r के मोड के इक्वल आता है, और जब आप w मीन जब आप उसके रेसिप्रोकल का मोड लेते हैं तो ये 1/r मोड के इक्वल आ जाता है। यहाँ w से मुराद है 1/z, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, फाइंड इमेज ऑफ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1 अंडर रेसिप्रोकल मैपिंग w इज इक्वल टू 1/2। x आपके पास 1 है और w आपके पास 1/z है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सोल्व। देखिए z आपके पास इक्वल है x प्लस आयोटा y,
ठीक है। अब आपने लेना है इसका रेसिप्रोकल, मैंने अभी आपको बताया कि रेसिप्रोकल डब्ल्यू के इक्वल हम लेते हैं इसको 1/x प्लस आयोटा वाई। आपने इसको रेशनलाइज करना फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में सीखा होगा कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे रेशनलाइज करते हैं, जब हम उसको उसके ये देखें जो इसका इमेजिनरी नंबर होता है ना, अगर वहाँ प्लस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, माइनस का साइन है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये एक्स प्लस आयोटा वाई तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई के। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अभी हमें क्वेश्चन में मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें 1 दी हुई है, जहाँ पर भी एक्स आ रहा है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा वाई, नीचे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर ले 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा को सेपरेट किया y/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है w किसके इक्वल होता है, u प्लस आयोटा v के इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर आप u की वैल्यू निकालें तो वो होगी, जो रियल नंबर है वो है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो इमेजिनरी नंबर है वो है -y/1 प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, v के इक्वल है -1/1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू -y को सेपरेट किया और ये कर दिया आपने 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ से -y को अलग करके ये आपने इसको बना दिया एक 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, u के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं v किसके इक्वल है, -y/u के इक्वल है। यहाँ पे आप y की वैल्यू को सेपरेट करके ये हो जाएगा -v/u। यहाँ तक बस आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, पहले आपने इसका रेसिप्रोकल लेकर उसको रेशनलाइज किया, फिर आपने u एंड v को सेपरेट किया, फिर आपने v से यहाँ आप यहाँ u की वैल्यू को निकाल के बता सकते हैं कि v किसके इक्वल है, -v/u के इक्वल है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 34 डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को भी आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। डेरिवेटिव कहते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी फंक्शन में थोड़ा सा चेंज आ जाना, समथिंग चेंज। ठीक है, तो हम किसी भी फंक्शन में जब रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे आप वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी में जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लेते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन आता है। जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आती है। ये चीज़ लिखा हुआ है। जब आप फंक्शन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन वी, जब हमारे पास वेलोसिटी आती है। जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तब हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ रियल फंक्शन, किसी भी रियल फंक्शन का जब आपने डेरिवेटिव लेना होता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। फिर आप उसके बाद ये इसका डेफिनेशन के मतलब डेफिनेशन वाला उसका डेरिवेटिव है कि कोई भी आपका फंक्शन है f(x0), आपने उसका जब डेरिवेटिव लिया अप्लाई में x0, आप क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू x0, और ये होगा f(x माइनस f(x0) ओवर x माइनस x0। ठीक है, फिर आप लिखेंगे डेल x की जगह पे x माइनस x0, मतलब x की जगह पे आपने पुट कर देना है डेल x प्लस x0, और ये बाकी चीज़ ऐसी रहेंगी। x की जगह पे जब आप पुट करेंगे ना डेल x प्लस x0 तो वो कैंसिल, x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपके पास डेल x बच जाएगा। ये होता है फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपने उसका डेरिवेटिव ले लिया है। अब आप स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जस्ट इतना सा चेंज आएगा, जहाँ पर भी z है x है वहाँ पर z आ जाएगा, f(z) माइनस f(z0) ओवर z माइनस z0। और जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे देन आपके पास यहाँ पे डेल z प्लस z0 माइनस f(z0), और यहाँ पे भी डेल z आ जाएगा। मतलब इसके कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जस्ट आपने यहाँ z कर देना है। ठीक है, फिर है लिबनीज नोटेशन। लिबनीज नोटेशन भी सेम वैसी ही है, बस आपने यहाँ पे डेल ओमेगा बाई डेल z कर देना है। बाकी f डेल z प्लस z0 माइनस f(z0) डेल z, ये सही होगा। बस यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगी डेल ओमेगा बाई डेल z, उसके अलावा इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और बताना है क्या इसका फंक्शन का डेरिवेटिव वाकई ही 2z आता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये होता है आपके पास फार्मूला डेरिवेटिव लेने का, वो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा डेल z। देखें अब यहाँ पे आपके पास z स्क्वायर है, इसका मतलब है कि यहाँ आप इसका स्क्वायर लेंगे डेल z प्लस z का स्क्वायर, और यहाँ पर भी फंक्शन f(z) की जगह पे क्या करेंगे z स्क्वायर, नीचे डेल z ऐसे ही आ जाएगा। इसको आप वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वो वाला फार्मूला लगा के इसको ओपन करेंगे, z स्क्वायर प्लस 2z डेल z प्लस डेल्टा z का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस z स्क्वायर। इसकी कटिंग शटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2z डेल z प्लस डेल z का स्क्वायर ओवर डेल z, और यहाँ पे डेल्टा z, सॉरी ये डेल z जिसके मैं कह रही हूँ डेल्टा z है। डेल्टा z की जगह आपने 0 को पुट किया, 0 को पुट करेंगे तो जस्ट आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 2z। ठीक है, बाकी
ये 2z प्लस डेल जेड आएगा, यहाँ पे डेल जेड की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 2z आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये आपने सिंपल पहले फार्मूला लिखा, फिर आपको पता है कि डेल्टा z प्लस जेड की जगह पे आपने क्या करना है, जेड स्क्वायर लेना है, तो आप यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे माइनस जेड का स्क्वायर ओवर डेल्टा जेड। इसको आपने इसके प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से ओपन किया तो आपके पास ये सारी चीज़ आ जाएगी, 2z डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर और नीचे भी है डेल्टा जेड। डेल्टा जेड को यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2z प्लस डेल्टा जेड और नीचे भी क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड। डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल, ये चीज़ बचेगी, डेल्टा जेड 0 के इक्वल है, इसकी जगह 0 पुट हो जाएगा और यहाँ पे ये 2z बच जाएगा और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। सिंपल, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप ये इजीली कर लेंगे। फिर हाउ टू प्रूव फंक्शन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ ऐसे फंक्शन भी हमारे पास होते हैं जिनका डेरिवेटिव लेना एग्जिस्ट नहीं करता, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर है जी शो दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड रियल एफ ऑफ जेड। देखिए यहाँ पे रियल की बात हो रही है, मीन्स हम यहाँ पे इमेजिनरी को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट रियल को डिस्कस करेंगे। आपने बताना कि फंक्शन है एफ ऑफ जेड रियल ऑफ जेड इज ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। आपने इसको डिफरेंशिएबल शो करवाना है। सबसे पहले आपने लिखी जो उसकी जो आपके पास उसका फार्मूला होता है वो फार्मूला लिखा, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट, ये आपने चीज़ लिखी। फिर आपने सबसे पहले ये लेट करना है कि जेड नॉट आपके पास इक्वल है एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट के और जेड इक्वल है आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई नॉट के, ठीक है। जेड नॉट को किसके इक्वल, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट और जेड को किसके इक्वल, एक्स प्लस आयोटा वाई नॉट, इसके इक्वल लेना है। इसके इक्वल लेके आपने जो आपका फंक्शन था वैल्यू को पुट किया और याद देखें यहाँ पे आपने रियल को पुट करना है कि जस्ट आपने रियल लेनी है, इमेजिनरी नहीं लेने। एफ ऑफ जेड की जगह ये पुट किया जेड एक्स प्लस आयोटा वाई नॉट, ये चीज़ पुट की, माइनस एफ ऑफ जेड नॉट की जगह ये एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट पुट किया, नीचे जेड माइनस जेड नॉट है तो यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, ये चीज़ पुट की। फिर आपने लिमिट x माइनस एक्स नॉट, देखिए अब आपने इमेजिनरी नंबर से डिस्कस करना ही नहीं है, रियल की बात हो गई तो यहाँ पे रियल x है और यहाँ पे रियल x नॉट है तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट और नीचे अगर आप देखें तो ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, आयोटा वाई नॉट, नीचे भी क्या बचेगा x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट से एक्स माइनस एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 1 आंसर आ जाएगा। फिर आपने सपोज करना है z नॉट की वही वाली वैल्यू, लेकिन z की जगह आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले आपने लिया था x प्लस आयोटा वाई नॉट, अब आप लेंगे एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई, मीन पहले यहाँ पे नॉट लिया था अब आप यहाँ पे नॉट लेंगे एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई। सेम उसी तरह आपने वही फंक्शन लिया, वहाँ पे वैल्यू उसका पुट की तो यहाँ पे आपके पास ऊपर 0 बचेगा और नीचे बचेगा आयोटा वाई माइनस वाई नॉट, तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये आपने एक्स एक्सिस की बात की है यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए और ये आपने वाई एक्सिस के लिए निकाला, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और जो रियल फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है। ये आपने सिंपल वैल्यू पुट की और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करके कटिंग शटिंग की 1 आंसर है, यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा और बस यही चीज़ आपने लिखनी है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 35, इसमें अगर आपके पास एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है जेड नॉट पे, देन एफ ऑफ जेड क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा जेड नॉट पे। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूस भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट ये चीज़ पहले से गिवन है, यहाँ से आपने प्रूफ करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूस के लिए ये शर्त होती है लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड, ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ जेड नॉट के। ये आपने लिया डिफरेंशिएबल के लिए, अब आपने इसकी कंटिन्यूटी को शो करवाना है, ठीक है। अभी इसके इक्वल है, जब ये यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपने खुद से इस फंक्शन के साथ इसको डिवाइड भी करवाना है जेड माइनस जेड नॉट से और इसको मल्टीप्लाई भी करवा देना जेड माइनस जेड नॉट से, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट यही चीज़ लिखी, डिनोमिनेटर में जेड माइनस जेड नॉट और मल्टीप्लाई भी करवा दिया जेड माइनस जेड नॉट से। अब लिमिट को आपने इस फंक्शन पे भी अप्लाई किया, लिमिट को आपने इस फंक्शन पर भी अप्लाई किया। जब इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये चीज़ किसके इक्वल होती है, एफ प्राइम जेड नॉट के। एफ प्राइम जेड नॉट लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट करवाएंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जेड पहले से है, जेड को जेड नॉट के इक्वल करवाएंगे तो ये जेड नॉट माइनस जेड नॉट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है जेड नॉट पे। ये डिफरेंशिएबल की कंडीशन थी, इसको आपने बताना था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो। कंटिन्यूटी की ये शर्त होती है, या इसमें ये चीज़ इक्वल होती है, माइनस किया, ये इन दोनों को माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई कराया, लिमिट को पुट किया तो ये आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस भी आ गया। फिर टॉपिक नंबर 36, इसमें जब भी आप किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, 0, ठीक है। जैसे 10 हो, 10 का डेरिवेटिव लेंगे 0 आएगा। फिर आपके पास है ये रूल,
पावर रूल, जिसमें पावर अगर आपके पास जेड क्यूब है ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी और ये 3 - 1 क्या हो जाएगा 3z²। मतलब पावर से आप एक नंबर को माइनस कर देते हैं और वो पावर स्टार्ट में आ जाती है। डेरिवेटिव सबको लेना आता है, ठीक है। इन्होंने साथ साथ ये रूल्स बताए भी हुए हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल भी की हुई है। फिर उसके बाद है अगर आपके पास 2 + z², ऐसा कोई फंक्शन है आप इन दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, 2 का भी और z² का भी। 2 का डेरिवेटिव लेंगे कॉन्स्टेंट नंबर है 0 हो जाएगा और इसका लेंगे पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2z और पावर में से एक नंबर माइनस करेंगे 2 - 1 तो यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी, ठीक है 2z1। फिर है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड फंक्शन को साथ ऐसे ही लिख लें। फिर दरमियान में प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट को ऐसे ही रख लें। मीन्स आपके पास 2 फंक्शन होते हैं, आप पहले फंक्शन को ऐसे ही रखें, सेकंड का डेरिवेटिव लें प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लें, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। ये आप सबको आता है। चेन रूल भी सबको आता है कि इसमें आपके पास 2 फंक्शन होते हैं। जैसे आपके पास एक फंक्शन है f(g) +z, ये अभी आपके एग्जाम्पल से आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। आपके पास एग्जाम्पल है z³ प्लस आयोटा 2z² प्लस u, इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। अभी आप इसका होल डेरिवेटिव लेंगे, ये है क्यूब में, क्यूब है, ठीक है। आपने इसको ये है z³। अब जब आप इसके डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 3z²। अब यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ है z³ प्लस 2 आयोटा z² प्लस म्यू, यू कर लिया म्यू जो भी है ये। अब आप अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब आप अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 3z² और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 स्टार्ट में हो जाएगा आयोटा 4z और ये कांस्टेंट है, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास ये चीज़ है, आपने इसके क्यूब का डेरिवेटिव लेना है। जब आप इसके क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में आएगी और इससे एक पावर कम हो जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर में लिखा। फिर आपने अगेन इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, अंदर वाले फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, 3 है, तीनों पर सेपरेट अप्लाई करेंगे, ये 3z² हो जाएगा, ये आयोटा 4z हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये था हमारा टॉपिक नंबर 36 तक। होप तो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नहीं होते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।